बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की, और हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो कंसेप्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इस्तेमाल होने हैं हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम इजीली क्वेश्चन को समझ सकें और सॉल्व कर सकें। ओके, तो सबसे पहले आता है बेटा रोज़। रोज़ क्या होती हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग नए नए हैं 9th क्लास में, तो रोज़ का कंसेप्ट आपको नहीं होगा। हम रो कहते हैं मैथ के अंदर हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स, हम इन्हें रोज़ बोलते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक मैट्रिक्स एक है। इसको मैट्रिक्स में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका हमने एक अल्फ़ाबेट से नेम रखा हुआ है और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं किसी ख़ास तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ। ये हॉरिजेंटल सीक्वेंस है, जैसे पहला सीक्वेंस है 1 2 0, ये पहली रो है। दूसरा सीक्वेंस है 3 5 4, ये दूसरी रो है। इसी तरीके से तीसरा सीक्वेंस है 2 1 -1, ये तीसरी रो है। ये नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, इनकी जगह अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मैट्रिक्स का जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और जो एलिमेंट्स और नंबर्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल से लिखे जाते हैं। अब अगर बात करें दूसरे कंसेप्ट की, जो कि कॉलम्स क्या होते हैं? जिस तरह हॉरिजेंटल अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, इसी तरीके से वर्टिकल अरेंजमेंट को अगर नंबर्स को हम देखें तो उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। जैसे ऊपर वाले मैट्रिक्स में ही देख लें तो 1 3 2 कॉलम होगा। अब यहाँ पे न्यू एग्जांपल आ गई है तो इसी को देखते हैं। 2 0 3 पहला कॉलम है, 3 1 2 दूसरा कॉलम है, 5 -1 और 1 ये तीसरा कॉलम है। इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम है। अगर रोज देखें तो 3 ही रोज हैं। रोज ऐसे बनेंगी 2 3 5 0 1 -1 3 2 1। तो ये तो हो गया रोज और कॉलम्स का कंसेप्ट। अब आप बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 1.1, और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। याद रखिए मैट्रिक्स की जमा मैट्रिसेस होती है। तो एक कॉलम एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2 3 -5 6। हमें इसका क्या फाइंड करना है? हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है। और ऑर्डर कहते हैं ये बताना कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब हमें ये सिर्फ ये बताना है, लेकिन एक तरीके से लिखना है आपने। वन लाइन में नहीं करना, क्योंकि 2 मार्क्स अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने 2 लाइन्स में से करना है, 2 3 लाइन्स में। सबसे पहले हमने लिखा नंबर ऑफ रोज वो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। देन हमने लिखा कि ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। देन हमने उसके आगे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। बाद बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, आपने इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन बी। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 3 5 और हमें इसका ऑर्डर बताना है। तो सेम जैसे पहले उसका ऑर्डर था, इसका ऑर्डर भी वैसे ही होगा। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, और ऑर्डर इसका भी 2/2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है सी 2 4। आप ये देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो है 2 और 4। तो हम ये लिखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/2, या 1 मल्टीप्लाई का साइन लगा के आप 2 लिख सकते हैं, या 1/2 लिख सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट है जी, इसी क्वेश्चन का पार्ट हमारे पास आ जाता है डी। डी एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो हमें एक जस्ट आपको वर्टिकल एक अरेंजमेंट लिखी नज़र आ रही है जिसे हम कॉलम बोलते हैं। रो कोई भी नहीं है, मतलब ऐसा हमें रो नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम देखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज हैं 3, क्योंकि 4 पूरी एक रो है, 0 एक रो है, 6 एक रो है, और कॉलम सिर्फ इसके अंदर एक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 3/1। अच्छा, यहाँ पे ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपने पहले रोज़ लिखनी है फिर कॉलम लिखने हैं। इन दोनों को आपने इंटरचेंज नहीं करना कि आप पहले कॉलम लिख दें फिर रोज़ लिखते हैं। इनका जो ऑर्डर है ये मैटर करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ई। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ADBECF। 3 रोज हैं इसके अंदर और कॉलम है ABCDEF।
तो 3 रोज 2 कॉलम, और इसका जो ऑर्डर होगा हमारे पास वो होगा 3/2। नेक्स्ट देखते हैं, एफ एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2। अच्छा, अब इसके अंदर रो भी एक है और कॉलम भी एक है, यही 2 इसकी रो बना, अगर रो देखें यही रो है और यही इसका कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 1/1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक जी मैट्रिक्स है, उसके अंदर 2 3 0 पहली रो, 1 2 3 दूसरी रो, 2 4 5 तीसरी रो, तो इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, 2 1 2 3 2 4 0 3 5 ये कॉलम्स हैं, और इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/3। एक नेक्स्ट मैट्रिक्स है एच हमारे पास जिसके अंदर 2 रोज हैं, 2 3 4 1 0 6, और कॉलम इसके अंदर 3 है, 2 1 3 0 4 6। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3, पहले रोज फिर कॉलम। ओके, तो ये तो था हमारे पास ऑर्डर फाइंड करना किसी भी मैट्रिक्स का। बहुत से क्वेश्चन से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हमने सारे सॉल्व कर लिए, इससे हमें अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से ऑर्डर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप इसे देखिएगा। अच्छा, इसको समझने से पहले आप हम इक्वल मैट्रिक्स समझ लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स होते कौन से हैं। इक्वल मैट्रिक्स की जो बेटा निशानी है उसके अंदर ये होना चाहिए, 2 चीज़ें आपने देखनी है। नंबर 1 तो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, और नंबर 2 उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, देन हम बोलेंगे कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी अब मैट्रिक्स आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं, जैसे A3 है और C में लिखा हुआ है 5 - 2, यहाँ पे 5 - 2 में उन्होंने आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए, आपको चेक करने के लिए कि आपको पता लगता है कि नहीं, तो 5 - 2 भी 3 होता है। तो A और C दोनों इक्वल हैं क्योंकि इनका ऑर्डर 1/1 है और दोनों में एलिमेंट 3 है। ऐसे ही B में 3 5 हैं और I के अंदर 3 और 3 + 2 5 को ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इससे। और B और I इक्वल मैट्रिक्स है। D है 5 3, D का इक्वल मैट्रिक्स और कोई भी नहीं था, तो इसलिए D को मैंने सिर्फ सेपरेट लिख दिया है। अब यहाँ पे E H और J ये तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। E और H तो वाज़े नज़र आ रहा है ना कि इनके अंदर ऑर्डर भी सेम है 2/2, और इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, ठीक है। तो इनका ऑर्डर हमारे पास ये तो दोनों इक्वल मैट्रिक्स हुए। और जो नेक्स्ट है हमारे पास J मैट्रिक्स, उसके अंदर अगर हम देखते हैं उसके एलिमेंट्स हमारे पास 2 + 2 लिखा हुआ 4 की जगह, तो हमें पता है वो भी 4 होता है। 4 2 + 4 6, 2 - 2 0, 2 + 0, तो ये सारे हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं जो कि हमने लिख दिए। नेक्स्ट ऐसे आता है F 2 6, और G में लिखा हुआ है 2 को 3 - 1 और 6 को 3 + 3, तो हमें पता लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ऑर्डर सेम है और इनके एलिमेंट्स इक्वल हैं। ये सारे मैट्रिक्स इस वजह से इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा ये पेपर में आ चुका है, तो आपने इसको ज़रूर करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करके देखनी है। समझ लें यहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिस जब तक खुद नहीं करेंगे ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी। आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत आसान है, सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन जब आप खुद करने बैठेंगे तो ये आपको भूल जाएगा, आपको नहीं आएगा। तो आपने एक दफ़ा से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, फिर ये आपको इंशाल्लाह आसान लगेंगे। हमें एक उसने मैट्रिक्स दे दिए हैं और उसने कहा कि फाइंड द वैल्यूज A B C and D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन हमें बता रहा है कि दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। अब बाहिर तो हमें इक्वल नहीं लग रहे, एक में एलिमेंट A + C है और दूसरे में उस पोजीशन पे 0 है, कहीं A + 2 भी है और दूसरे में -7 है। अब इसमें हमने करना ये, क्योंकि उसने कहा है ये इक्वल है, तो हमने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी कि जो यहाँ पे A + C वाली पोजीशन पे हमारे पास एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है, हमने दोनों को इक्वल खुद रख देना है। इन्हें कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि इस मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स में उस पोजीशन पे वही एलिमेंट हम दोनों को इक्वल रख देंगे। ऐसे A + 2 भी इसको -7 के इक्वल रख देंगे, C - 1 को हम 3 के इक्वल रख देंगे और 4D - 6 को हम 2D के इक्वल रख देंगे। तो ये देखिए मैंने रख दिया और मैंने इनको इक्वेशंस को नाम भी दे दिया। इससे को ये नंबर 1 कहा, इससे 2 का, इससे 3 का और इसे 4 का।
अब बेटा आपने सोचना ये है कि किस में से वैल्यू निकालना सबसे ज़्यादा आसान है, जिसमें सिर्फ एक हमारे पास वेरिएबल होगा, एक अल्फ़ाबेट है, बाकी सारे हमारे पास डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो वो इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में से हम सबसे पहले वैल्यू निकाल सकते हैं और इक्वेशन नंबर 4 से निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 में सिर्फ एक ही डी है और इसमें सी है, तो इन दोनों से वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। और 1 और 3 ये इसमें दोनों किसी एक की वैल्यू पता होगी तो ये सॉल्व हो सकती है। इस तरह ए और 2b, इसमें ए की वैल्यू पता हो या बी की वैल्यू पता हो, देन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं c माइनस 1 इक्वल टू 3 को। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा c इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। c की वैल्यू आ गई, अब इसे मैंने 1 में पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 0, ये नंबर 1 है। इसमें c की जगह हम पुट कर देंगे 4, a प्लस 4 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब दो वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, c की भी और a की भी। अब हम सॉल्व करते हैं 4d वाली इक्वेशन को पहले। 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अच्छा याद रखिएगा, हम इक्वेशन नंबर 2 अभी भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमारे पास a मौजूद है, तो कोई जो मर्जी पहले आप सॉल्व कर लें, इसमें कोई सीक्वेंस का ख्याल नहीं रखना, कुछ भी आप पहले सॉल्व कर सकते हैं। 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अब ये 2d राइट साइड पे, जब ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, याद रखिएगा जब भी कोई नंबर अपनी साइड चेंज करता है, सेंटर में इक्वल टू होना ज़रूरी है। वो राइट से लेफ्ट जाए, लेफ्ट से राइट जाए, तो वो अगर ऐड हो रहा होता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट होता है तो ऐड होता है, और मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड, और डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई। आई होप सो ये चीज़ें आपको पता होंगी क्योंकि आपने 8th क्लास में 7th क्लास में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो ये बन जाएगा 4d माइनस 2d इक्वल टू 6। 6 पॉजिटिव हो गया तो 2d, 4d में से 2d जब माइनस हो जाएंगे तो 2d बचेगा, 2d इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 6/2, यानी कि d का आंसर आ गया हमारे पास 3। नेक्स्ट इस जो है a की वैल्यू अगर हम 3 में पुट कर दे तो हमारे पास b आ जाएगा, हमें सिर्फ अब b रह गया निकालने वाला, बाकी सारे निकल चुके हैं वैल्यूज। ओके, अब a प्लस 2b इक्वल टू -7, तो ये नंबर 3 लिख दी। अब a की वैल्यू -4 यहाँ पुट की, -4 प्लस 2b इक्वल टू -7, और 2b इक्वल टू -7 प्लस 4, b इक्वल टू -3 और b इक्वल टू -3/2। ये हमारा फर्स्ट फाइनल आंसर आया a का -4, b इक्वल टू -3/2, c इक्वल टू 4 और d इक्वल टू 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, लेकिन बच्चों एक चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर करना है कि आपने इसकी प्रैक्टिस खुद ज़रूर करनी है। और ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में थे, मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता रहूँगा। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ भी आपको नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपने खुद अपने हाथ से ज़रूर करके देखना है। बेशक आपको समझ आ गया, फिर भी करके देखना है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। एक्सरसाइज अब सीक्वेंस वाइज आती रहेंगी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 फिर 1.2। तो आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट हम मैथ के सिलेबस को लेकर चलेंगे। और जो भी अगर आपकी क्वेरीज हैं, आपको कोई स्टेप समझ नहीं आता या कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है आगे चल के। अल्लाह हाफिज़।